अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं 10 लाख। वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान 3 रोजा दौरे सऊदी अरब के बाद पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। वजीर आजम का दौरा सऊदी अरब इंतहाई अहम रहा। मुलाकातों, इस्तकबाल और नवाफिल और तवाफ के दौरान हुकूमती टीम की जानिब से लम्हा बलम्हा तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई। ये तस्वीर खास एंगल से भी शेयर की गई। तस्वीर शेयर करने के मकासद क्या है, टेलीविजन स्क्रीन पर बार कैप वो तमाम तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का किस तरह इस्तकबाल किया गया और उनके बाद उनकी क्या मसरूफियात रहीं। ऐन उस वक्त जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान सऊदी अरब के दौरे पर मुलाकातों में मसरूफ़ थे, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर एयरपोर्ट पर FIA हुकाम के साथ बहस मुबाहिसे में मसरूफ़ थे। अपोजिशन लीडर को बैरून मुल्क रवानगी से रोका गया। शहबाज शरीफ जिन्होंने पाकिस्तान से कतर रवाना होना था और रिपोर्टेडली उन्होंने कतर में 10 रोज़ क़याम करना था, जिसके बाद लंदन पहुंचना था। लंदन में उन्होंने चेकअप के साथ साथ नवाज शरीफ से मुलाकात भी करना थी और तासुर ये है, रिपोर्टेडली उन्होंने नवाज शरीफ साहब को अहम पैगाम भी पहुंचाना था। शहबाज शरीफ तो लंदन नहीं जा सके और ना ही कतर रवानगी के लिए वो उड़ान भर सके हैं, लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान दौरे सऊदी अरब में अपोजिशन जमातों को भूले नहीं हैं, उन्हें डिस्कस ज़रूर किया है। उन्होंने माफिया के साथ भरपूर मुज़ाहमत के अज़्म का इयादा भी किया। जद्दा में वो पाकिस्तानी कम्युनिटी से खिताब करते हुए क्या कह रहे थे, सबसे पहले उसकी एक झलक आपके सामने रखते हैं। मोमेंट है पाकिस्तान, एक तरफ पुराना स्टेटस को बैठा हुआ है, माफियाज बैठे हुए हैं जो पुराने निज़ाम को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ मेरे साथ सारा पाकिस्तान की अवाम है जो कि एक तब्दीली की तरफ, रूल ऑफ लॉ की तरफ लेके जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान बार बार माफियाज के सामने घुटने ना टेकने, हथियार ना डालने का ऐलान कर रहे हैं। वो कौम को यकीन दिला रहे हैं कि वो एहतसाब के बयानिए पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, कोई समझौता नहीं करेंगे। ऐसा ही तासुर गुज़श्ता दिनों वफाकी वजीर असद उमर ने अपने एक TV इंटरव्यू में दिया था। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म असम्बलियाँ तोड़ देंगे लेकिन किसी को NRO नहीं देंगे। वज़ीर आज़म ने दौरे सऊदी अरब से वापसी पर अपनी सियासी और कानूनी टीम से मुशावरत की है। वज़ीर आज़म के रफ़का सर जोड़ कर बैठे। इस मीटिंग के हवाले से वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने एक ट्वीट की, जिसमें उनका कहना था कि कानूनी टीम ने वज़ीर आज़म को शहबाज शरीफ के मुकदमात के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी है। हुकूमत ने यह फैसला किया है कि हुदैबिया पेपर मिल्स का मुकदमा नए सिरे से तफ्तीश का मुतकाजी है और इस सिलसिले में मुतल्लिका इदारों को तफ्तीश नए सिरे से शुरू करने की हिदायत दी जा रही हैं। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि हुदैबिया का मुकदमा शरीफ खानदान की करप्शन का सबसे अहम सिरा है। इस मुकदमे में शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ मरकजी मुल्ज़िम की हैसियत रखते हैं। जो तरीका हुदैबिया में पैसे बाहर भेजने के लिए इस्तेमाल हुआ, उसको बाद में हर केस में अपनाया गया, इसलिए इस केस को अंजाम तक पहुंचाना उनका अहम हदफ है। कब नज़ीर हुकूमत ने शहबाज शरीफ की बैरून मुल्क रवानगी की इजाज़त को चैलेंज करने का फैसला भी किया था। अब सवाल यह है कि क्या हुकूमत के लिए शहबाज शरीफ बड़ा खतरा बनने जा रहे हैं? क्या PTI का मुकम्मल फोकस शहबाज शरीफ के खिलाफ मुकदमात बनाने पर है? क्या वो दौरे सऊदी अरब के दौरान मुसलसल तस्वीर शेयर क्राइसिस मैनेजमेंट कर रहे थे? क्या सऊदी अरब से हुकूमत को मस्बत इशारे मिले हैं? सऊदी अरब वाले मामले पर प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम से बात करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो शहबाज शरीफ साहब वाला मामला है और हुदैबिया पेपर केस को दोबारा रीओपन करने की बात हो रही है, इस वक्त सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम शामी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। शामी साहब, सबसे पहले तो ये फरमाइएगा कि लाहौर हाई कोर्ट से शहबाज शरीफ साहब परवाना ले आए कि बैरून मुल्क वो जा सकते हैं, लेकिन वहां पर उन्हें इमिग्रेशन हुकाम ने रोका। एक तासुर यह है कि हुकूमत नहीं चाहती कि शहबाज शरीफ साहब लंदन जा सकें। शहबाज शरीफ साहब के लंदन पहुंचने से हुकूमत इतनी खाइफ क्यों है शामी साहब? ये तो हुकूमत ही बता सकती है। वजाहत तो खतरे की बात नहीं होनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा उनकी मुलाकात हो जाएगी नवाज शरीफ साहब से। हो सकता है हुकूमत को कोई ये खदशा हो कि कोई पैगाम लेकर किसी का जा रहे हैं और कोई बात बन ना जाए उनकी। अच्छा शामी साहब, अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब सऊदी अरब से वापस आए हैं, सियासी टीम को बिठाया है और हुदैबिया पेपर केस एक बार फिर रीओपन करने की बात हो रही है कि शहबाज शरीफ के अगेंस्ट हुदैबिया पेपर मिल केस को दोबारा से ओपन किया जाए। तो इससे ये तासुर मिलता है कि जो नैब के केसेस पहले बनाए गए थे उसमें से कुछ भी नैब निकालने में नाकाम रही, जिसके बाद दोबारा हुदैबिया पेपर केस इनिशिएट करने की बात हो रही। देखिए, हुदैबिया पेपर मिल जो है उसका केस सुप्रीम कोर्ट फैसला कर चुकी है जी। उसके बाद हुकूमत ने रिव्यू पिटीशन फाइल की थी, या हुकूमत ने या इमरान खान साहब ने या उन लोगों ने जो दरख्वास्त गुजारते शेख रशीद साहब थे शायद, तो वो रिव्यू जो है मेरी इत्तला के मुताबिक वो भी डिसमिस हो चुका है, मुस्तरद हो चुका है। तो अब ये मामला एक तयशुदा मामला है, इसको दोबारा नहीं खोला जा सकता। लेकिन अगर हुकूमत इसको दोबारा खोलना चाहती है, इसका मतलब ये है कि उसे अदलिया पर एतमाद नहीं है। और अगर आप अदलिया के तयशुदा मामले दोबारा खोलेंगे तो इस मुल्क में आप एक फसाद को दावत दे रहे होंगे। अदालतें जो हैं जब कोई फैसला कर देती हैं
किसी को पसंद हो या ना पसंद हो, किसी को कबूल हो या ना कबूल हो, उसे तस्लीम करना पड़ता है और वो मामला तय हो जाता है। अब अगर आप एक तयशुदा मामले को दोबारा छेड़छाड़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि आप अदालतों को अंडरमाइन करना चाहते हैं और आप इस मुल्क का दस्तूरी निज़ाम जो है उसको सबोताज करना चाहते हैं। और अगर दस्तूरी निज़ाम को आप सबोताज कर देंगे तो फिर सोसाइटी में डिंगा मुश्ती होगी, अफरत तफरी होगी, ताकत के मुजाहरे होंगे और उसके जरिए लोग एक दूसरे को जेर करने की कोशिश करेंगे और ये हमारा जो पूरा निज़ाम है उसको जमीन बोस कर दिया जाएगा। तो मैं नहीं समझता कि कोई शख्स बाकायमी होशो हवास इस तरह की सूरत हाल में मुब्तला कर सकता है कौम को या अपने आप को। शामी साहब देखें ना, जो मामला पहले से तयशुदा है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी आ चुका है, तो फिर हुकूमत की तरफ से इसको फिर से ओपन करने की बात करना, तासुर तो है कि हुकूमत अंडर प्रेशर है। तो क्या इसको इस पर्सपेक्टिव में देखा जा सकता है? उमर साहब का वो जो स्टेटमेंट जिस पर उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब माफियाज के आगे झुकेंगे नहीं, बल्कि जरूरत पड़ी तो असम्बलियाँ डिसॉल्व कर देंगे, तो यानी उस पर्सपेक्टिव के अंदर भी इसको देखा जाए कि हुकूमत प्रेशर फील कर रही है और अगर कहीं ज्यादा प्रेशर बढ़ता है तो असम्बलियाँ डिसॉल्व भी हो सकती? देखिए, असम्बलियाँ डिसॉल्व हो जाएंगी तो नए इंतखाबात कराना पड़ेंगे जी। और इस वक्त जो जमीनी हक़ाइक़ हैं उनमें हुकूमत जो है वो लोगों का सामना नहीं कर सकती। इस वक्त उसे जरूरत है, अगर अपनी परफॉर्मेंस से बेहतर बनानी है तो उसको एक मोहलत की जरूरत है। अभी तक की जो उसकी कारगुजारी है उसके हवाले से वो लोगों के पास नहीं जा सकती, उनसे एतमाद का वोट नहीं ले सकती। आप देखें जितने बाई इलेक्शन हुए हैं उनमें हुकूमत की परफॉर्मेंस आप देख लें। वो कराची में जो नतीजा निकला, जो नौशहरा में नतीजा निकला, जो टस्का में नतीजा निकला, जो अभी खुशाब में नतीजा निकला, तो हुकूमत जो है वो हुकूमत इस काबिल नहीं है इस वक्त कि वो लोगों से एतमाद का वोट ले ले। लेकिन अगर वो फैसला करती है तो बड़ी अच्छी बात है और लोग जो है अपना फैसला सादर कर सकेंगे। और तो शामी साहब इस परफॉर्मेंस के साथ और इस परफॉर्मेंस के तनाजुर में वो जिस सफ़े की बात होती है, आपको लगता है कि वो पेज अभी बरकरार है? नहीं, देखिए वो पेज जो है वो तो एक टेक्निकल मजबूरी होती है कि जब कोई हुकूमत कायम होती है तो जो फिर रियासती इदारे हैं उनको उससे ताउन करना होता है और वो उसके साथ ताउन करके ही आगे बढ़ सकते हैं। तो ये तो एक रियासती निज़ाम जो है उसका तकाजा भी है और अदारों की मजबूरी भी है, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि अदारे जो है किसी शख्स के साथ या किसी जमात के साथ बंद गए हैं। देखिए शामी साहब, जब आपको बात करते हैं ऑब्वियसली एक तो तजर्बे की बुनियाद पर और मालूमात की बुनियाद पर करता है। अब शहबाज शरीफ साहब के मामले में 2 हफ्ते पहले बाहर आना, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद उन्हें लंदन जाने की इजाज़त मिल जाना, फिर हमजा साहब का ऑब्वियसली जो जिस तरह से वो आए हैं, ये ऑपोजिशन के हलकों में भी तासुर है कि रिलीफ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हाँ है बाहर कैफ। तो आपको क्या लगता है सर, शहबाज शरीफ साहब अगर किसी का पैगाम लेकर जा रहे होंगे तो किसका पैगाम है? क्या शहबाज शरीफ साहब को किसी तरफ से यकीन दहानी भी है? देखिए, हुकूमत की बदआवासी जो है उससे नजर आता है कि उसको कोई ऐसी वो फजा में ऐसी बात सूंघ रही है कि जिससे उसके लिए खतरा पैदा हो सकता है। तो हुकूमत की बदआवासी से हम ये अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जहां तक तो उनका बाहर आने का ताल्लुक है या जमानत लेने का ताल्लुक है, तो आप देखें कितना अरसा वो जेल में रहे हैं, कितना अरसा हमजा शहबाज जेल में रहे हैं। तो जेल में रहने पर अगर ताज्जुब नहीं होता तो बेल होने पर ताज्जुब क्यों होना चाहिए? अच्छा साबिर साहब, लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और थ्योरी इस वक्त मार्केट में गर्दिश कर रही है। शहबाज शरीफ साहब बड़े मियाँ साहब को कन्विंस भी करने के लिए जा रहे थे कि मियाँ साहब प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मुझे पेश करें। पंजाब में चीफ मिनिस्टर पे हमजा शहबाज शरीफ साहब तो ऑलरेडी अवेलेबल हैं और जरदारी साहब को प्रेसिडेंट के तौर पर भी देखा जा सकता है। तो ये इसमें किस हद तक आपको सदाकत नजर आती है सर? लेकिन ये जो तरह का गैस वर्क है, लोग लगाते रहते हैं, अंदाजे कुछ सही भी साबित होते हैं, कुछ गलत भी साबित होते हैं। तो इसलिए अगर वो मुस्लिम लीग नून जो है अपने पत्ते जो है असर फेंकना चाहती है तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है। सियासी जमातें जो हैं वो रिव्यू करती रहती हैं और मुस्लिम लीग नून को भी एक हालात का जायजा लेना चाहिए और अपनी हिकमत अमली जो है असर उसको तरतीब देना चाहिए।
तो अगर ऐसी कोई कोशिश होती है तो मेरे ख्याल उसमें कोई ताज्जुब की बात तो नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शामी साहब आपके वक्त के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे। अब दौरा सऊदी अरब किस कदर अहमियत का हामिल रहा है, इस सारे मामले पर बात करेंगे। इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार डीन बॉस्टन यूनिवर्सिटी अमेरिका से में ज्वाइन कर रहे हैं प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, एक तरफ तो हमने सऊदी लोन चीन से पैसे लेकर अदा किया और ये सब मामला आपके सामने रहा, यानी उस वक्त हमारे ऊपर प्रेशर रहा और अचानक से यकायक क्या हो गया कि सऊदी अरब के लिए हम बहुत अहमियत इख्तियार कर गए। 4 रोज़ पहले फ़ौज के सरबराह वहाँ पर होते हैं, उसके बाद इमरान खान साहब वहाँ पर पहुँचते हैं। इस सारे दौरे को इस पर्सपेक्टिव के अंदर आप कैसे देख रहे हैं? ये इतना अहम कैसे हो गए हम सऊदी अरब के लिए अचानक? नहीं, ज़रूरत की बात तो नहीं है मेरे ख़्याल में। अगर दोनों ममालिक में कोई बेहतरी आती है ताल्लुकात में तो वो तो अच्छी बात है। सऊदी अरेबिया के लिए भी अच्छी बात है और पाकिस्तान के लिए भी अच्छी बात है। ये सोचना कि ये जो इस किस्म के मसाइल हैं वो विम पे होते हैं और एकदम कोई ख्याल आता है और कहते हैं अच्छा पैसे बंद कर दो, फिर कोई ख्याल आता है पैसे शुरू कर दो, ऐसा मेरे ख्याल में होता नहीं है। सो आई थिंक कि खुशाइंद है, लेकिन इससे ये समझ लेना कि जनाब कोई बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है, तब्दीलियाँ एक मुलाकात से नहीं आती। तो मेरे ख्याल में मुलाकात होना अच्छी बात है और दौरा होना अच्छी बात है। उसका जो ताल्लुक है शायद सऊदी अरेबिया के अपने हालात भी तो बदल रहे हैं ना। सऊदी अरेबिया की अपनी सियासत भी बदल रही है, पाकिस्तान की सियासत भी बदल रही है, दुनिया का मंजरनामा जो है वो कंटिन्यू है बहुत ही एक कठिन मोड़ पे। तो उस तमाम हवाले से मेरे ख्याल में ये मुलाकात अहम थी। एक आप बात करें कि सऊदी अरेबिया की अपनी इंटरनल जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है जैसे वो बदल रहे हैं, दूसरी हमारी अपनी जो इंटरनल पॉलिटिकल सिचुएशन है ऑब्वियसली उसका भी एक इम्पैक्ट होता है जब हमारे हुक्मरान सऊदी अरब का दौरा करते हैं। तो इसको किस पर्सपेक्टिव में देखा जाए, प्रोमिनेंट फैक्टर कौन सा है डॉक्टर साहब यहाँ पर? मेरी उम्मीद ये है कि प्रोमिनेंट फैक्टर ये है कि सऊदी अरेबिया भी ये फैसला कर रहा है और पाकिस्तान भी के हालात बेहतरी ही दोनों की हक में है। कि एक तरह से अगर आप देखें, हम नहीं, पूरी दुनिया में ही होता है कि आलमी सियासत में हर मुल्क ये समझता है कि मेरी सियासत बड़ी मुश्किल है, बाकियों सबकी ठीक है, और ऐसा होता नहीं है। इंटरनल सियासत हर जगह मुश्किल होती है। अगर आप सोचें ना कि मोहम्मद बिन सलमान साहब के जो उनके वली हैं उनके हवाले से तो उनके कितने मसाइल हैं। उन्होंने एक यमन में जंग शुरू की हुई है जो ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। एक यमन में जंग शुरू की थी जिसमें उनकी शायद सोच ये थी कि बाकी बहुत सारे हमारे जो ममालिक हैं मेरे साथ आ जाएंगे, नहीं आए। उसके बाद ट्रंप साहब ने एक पेशकदमी की इज़राइल को तस्लीम करने की, जिसमें शायद सऊदी अरेबिया का भी कुछ रजामंदी थी, लेकिन वो भी ज़्यादा कहीं नहीं गई, हुकूमत बदल गई अमेरिका में। उन्होंने एक तरह से एक कशीदगी है ईरान के साथ जो जारी है, जो उनके लिए भी भारी है। डॉक्टर साहब देखें ना, इसके मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, मल्टीपल फैक्टर्स हैं जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। मतलब ईरान और सऊदी अरब के दरमियान जो टेंशन रही, लेकिन उसमें भी अब बर्फ पिघलती हुई दिखाई दे रही है। हालिया चंद रोज़ के अंदर जो स्टेटमेंट्स आए दोनों तरफ से, उसमें लगा कि शायद अब दोनों ममालिक करीब बढ़ रहे हैं। दूसरा जो है वो फैक्टर आप अमरीकी फ़ौजों का अफगानिस्तान से इनखला का मामला है। ऑब्वियसली सऊदी अरब के उसके उतने ज़्यादा स्टेक्स नहीं हैं जितने पाकिस्तान के हैं, हमारा मगरबी बॉर्डर मिलता है। तीसरा फैक्टर जो है वो हमारा कश्मीर का फैक्टर है। तो अगर पहले दो फैक्टर्स की बात की जाए तो उसमें पाकिस्तान क्या रोल प्ले कर सकता है डॉक्टर साहब? और फिर जब कश्मीर के पर्सपेक्टिव की बात की जाती है तो कहा जाता है कि सिर्फ पाकिस्तान से वफ्द वहाँ पर नहीं गया, बल्कि कुछ खुफिया मुलाकातें भी हुई हैं और कोई भारतीय वफ्द भी वहाँ पर पहुँचा है और ये मीडिएशन का रोल प्ले करने की कोशिश की जा रही है खलीजी ममालिक की तरफ से। देखिए, खबरें तो मैंने भी देखी हैं, मैं उसका यकीन तब करूंगा जब कुछ होगा। सच्ची बात है, एक हमें फैसला कर लेना चाहिए, कश्मीर जो है वो हमारा मसला है, सऊदी अरेबिया का मसला नहीं। और सऊदी अरेबिया से ये सोचना कि वो जो है कि क्योंकि जिसको हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते हैं, इसलिए वो जो है कश्मीर पे उनका मौक़िफ़ वही होगा जो हमारा है, तो कम से कम हालिया तारीख जो है इसको बेर आउट नहीं करती। ये यकीनन एक बात है कि सऊदी अरेबिया की इस वक्त जो है भारत के साथ एक क्लोजनेस ऐसी है जो तारीखी तौर पे शायद उतनी नहीं थी, जिसकी वजह से वो एक रोल अदा कर सकता है। सालसी का रोल मेरे ख्याल में अदा नहीं कर सकता। सालसी का रोल शायद भारत अदा करवाना भी ना चाहे, और वो एक बहुत बड़ा लफ्ज़ है। लेकिन दोनों के दरमियान जो एक सरमोहरी है, मैं पाकिस्तान और भारत की बात कर रहा हूँ, उसको कम से कम
कम करने के लिए सऊदी अरेबिया एक रोल अदा कर सकता है, और ना सिर्फ रोल अदा कर सकता है, वो उनके हक में है। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि साइडलाइंस पर, यूएन में साइडलाइंस के ऊपर महातीर मोहम्मद के साथ जब मुलाकात हुई थी, फिर टर्किश जो है प्रेसिडेंट इस हवाले से बड़े सीरियस दिखाई दे रहे थे। कुआलालंपुर समिट के बाद एक ब्लॉक बनाने की बातें हो रही थी कि मुस्लिम ममालिक का एक ब्लॉक बनाया जाएगा जिसमें सऊदी अरब शायद शामिल नहीं था। तो क्या वो जो ममालिक सफारा हो रहे थे, क्या वो ख्वाब भी अब चकनाचूर हो गया, या उसको भी? जी, इन अ वे मेरे ख्याल में अगर चकनाचूर हो जाए तो इतनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल में उस ख्वाब में प्रॉब्लम ये था कि उसमें कुछ मुस्लिम ममालिक थे, दूसरे नहीं थे। तो मैं जानता हूँ कि लोग समझते हैं कि OIC जो है वो अब बिल्कुल गैर फाल हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल में अभी भी एक इदारा है और उसकी एक तारीख है, और बजाय इसके कि मुस्लिम दुनिया के बीच में ब्लॉक बन जाए और महाज आराई हो जाए कि जी तुम इस तरफ और हम इस तरफ, क्योंकि उसमें एक तो पाकिस्तान का नुकसान ये है ना कि फिर आपसे कहा जाएगा अच्छा यार तुम उसकी साइड पे हो कि मेरी साइड पे हो, और वो साइड लेना हमारे लिए बड़ा मुश्किल है। हम पहले ही देख चुके कि आप फिर किसकी टीम में खेलेंगे। आप महातीर साहब की टीम में खेलेंगे, या अर्दोगान साहब की टीम में खेलेंगे, या आप मोहम्मद बिन सलमान की टीम में खेलेंगे। बेहतर ये है कि एक ही टीम। तो मेरे ख्याल में अगर कोई पैगाम वजीर आजम पाकिस्तान लेके गए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल में वो इस पे बिलीव करते हैं, तो वो ये होना चाहिए कि यार ये आपस के झगड़े जो है ना, ये चलो ठीक है, सियासत है, लेकिन हमारे इस वक्त कई ऐसे मसाइल हैं जिसमें हमें एक यूनाइटेड फ्रंट अगर नहीं तो कम से कम एक आवाज़ से कुछ बातों पे तो बात करनी चाहिए। तो आपको लगता है इमरान खान गवर्नमेंट को ये दौरा मजीद मजबूत कर रहा है, या क्योंकि आवाज़ें तो यही आ रही थी कि खुदा न खास्ता अगर इमरान खान साहब असम्बलियाँ डिसॉल्व भी कर सकते हैं या माफिया ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है तो उसके बाद वो फिर फ्रेश इलेक्शंस की तरफ जाएंगे, तो हाउ डू यू सी इट? जी, अगर आप मुझे इजाजत दें, इसमें गलती आप लोगों की है, इसमें ना हुकूमत की है और ना अपोजिशन की है, ना सियासतदानों की है, कि आप लोगों को भी तो खबर चाहिए होती है ना। तो हम हर दौरे में से ये सोचते हैं कि यार इससे कोई तारीखी चीज़ निकल आएगी या इससे कोई तोहफा लेके आएंगे। आई होप ये तोहफा शोफा नहीं लेके आएंगे। ये तोहफे की जो सियासत है ये कमज़ोरी की सियासत होती है। अगर हम हर दौरे से ये चाहेंगे यार हम जाएंगे और फिर हम देखेंगे कि वो हमें वापस आते हुए जो है जहेज़ में क्या दे रहे हैं, तो उसका मतलब तो ये है कि सबसर्वियंस है। मेरे ख्याल में मुल्कों के माबैन जो हैं ताल्लुकात होते हैं, मुल्कों के माबैन मुलाकातें होती हैं, मुल्कों के माबैन गुफ्तगू होती है। लेकिन अगर हर बार जो अमेरिकन सदर जो है वो बरतानवी वज़ीर आज़म से बात करे और दोनों मुल्क फिर ये सोचे अच्छा यार मुझे क्या मिला, तो फिर तो बात नहीं होगी। बात तो होना तो ये चाहिए कि जो आपके दोस्त ममालिक हैं उनसे बात होती रहे। डॉक्टर साहब, दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि हम अपने पॉलिटिकल सिचुएशन को आइसोलेशन में भी तो नहीं देख सकते ना, इन ग्लोबल देख सकते जी। लेकिन एक दौरा है, और सच्ची बात ये है कि ये दौरा वो दौरा है जो हर सियासतदान पाकिस्तान में करता है। रमज़ान का आखिरी अशरा है, एक अच्छा टाइम भी है ऐसा कि जिसमें आप अकीदत की वजह से भी सऊदी अरेबिया जाते हैं, वहाँ आपको एक ये भी मौका मिलता है कि आप रोज़ा रसूल और खाना काबा की ज़ियारत करें। तो मेरे ख्याल में इसकी टाइमिंग के कई मसाइल हैं, कई वजूहात हैं। कहने का मकसद ये है कि ये सोचना कि इस दौरे की वजह से पाकिस्तान की सियासत बदल जाएगी, मेरे ख्याल में कोई फ़र्क नहीं आया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यकीनत है सऊदी अरेबिया में जो पाकिस्तानियों से खिताब किया वो इसलिए किया कि वज़ीर आज़म की कंस्टिट्यूंसी है इंटरनेशनल जो डायस्पोरा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनल डील है कि यार नवाज शरीफ को छोड़ दो या इसको पकड़ लो या उसको जाने दो। मेरे ख्याल में ऐसी गेम ना इमरान खान खेलना चाहते हैं और ना इस वक्त सऊदी अरेबिया खेलने का अहल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। प्रोफेसर डॉक्टर आदिल नजम हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि क्या कोरोना वायरस की तीसरी लहर में कमी आ गई है। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद होंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ है। वेलकम बैक। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान हुकूमत की जानिब से आयद करदा पाबंदियों के समरात आना शुरू हो गए हैं। मुल्क में पहली बार कोरोना का जोर टूटता दिखाई दे रहा है। जो मस्बत केसेस की तादाद है उनमें वाज़ेह कमी देखी जा रही है, जबकि शरह अमवात भी कम हुई हैं, लेकिन हालात अभी भी बेकाबू होने का खतरा मौजूद है।
ईद उल फितर पर अवाम की बड़ी तादाद अपने आबाई इलाकों की जानिब जा रही है। ईद के इज्तिमात और मुलाकातें वायरस के फैलाव का खतरा बन सकती हैं। क्या हुकूमत इस बड़े खतरे से निपटने के लिए तैयार है? हुकूमत ईद इज्तिमात में SOPs पर पाबंदी कैसे यकीनी बनाएगी? इन्हीं सवालात पर बात करेंगे। इस वक्त वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसियत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। डॉक्टर साहब, इब्तिदा में बड़ा सादा सा सवाल है। NCOC ने आज भी SOPs कंप्लायंस के ऊपर तशवीश का इजहार किया है, तो इस पर्सपेक्टिव में क्या 8 से 16 मई की जो पाबंदियां हैं, एक क्लोजर का सा समा दिखाई दे रहा है, क्या इसको एक्सटेंड करने का इरादा रखती है हुकूमत पाकिस्तान? अच्छा, इस वक्त तक तो जो प्लान है वो ये है कि ये ईद की छुट्टियों के आखिर तक, यानी तकरीबन 16 तारीख तक यही जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, पाबंदियां हैं, ये कायम रहेंगी। इसके बाद हम इसमें कुछ कमी लाना प्लान करते हैं, लेकिन ये बहुत अहम बात है और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये सवाल पूछा है। उसकी वजह यह है कि अगर हमने ये पाबंदियाँ बहुत जल्दी और बहुत तेज़ी से हटाई या कम की तो बीमारी और वबा के फैलने का बहुत चांस हो सकता है और हम एक हफ्ते के अंदर जो है उन अदाद शुमार पर पहुंच सकते हैं जो हमें तकलीफ दे होंगे। सो इसलिए इसको फूंक फूंक कर कदम रखना है, ध्यान से करना है। ज़ाहिर है कुछ रिलैक्सेशंस होंगी, लेकिन बहुत ध्यान से। अच्छा डॉक्टर साहब, ईद के अय्याम में मार्केट्स तो नेचुरली बंद होगी, लेकिन आप देखें कि सोशलाइज करते हैं लोग, सोशल गैदरिंग्स होती हैं, ईद मिलन पार्टियां होती हैं। अब मार्केट्स तक तो कंप्लायंस कराना सरकार के लिए आसान है, ऑब्वियसली की जा सकती है, लेकिन ये जो सोशल गैदरिंग्स होती हैं इसको कैसे रोकेंगे? और फिर इस पर्सपेक्टिव के अंदर आप क्या फोर्सी कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता को केसेस बढ़ने का अंदेशा भी है? अब ये जो बात है वो ये है कि आप एनफोर्समेंट एक हद तक हो सकती है। कोई भी मुल्क या उसका जो कानून है या उसके कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनकी पहुंच आपके घर के अंदर तो नहीं होती। तो अब हम सब ने भी कुछ थोड़ी जिम्मेदारी और उसका बीड़ा उठाना है कि हम भी वो चीज़ें करें जिससे कम से कम ये बीमारी फैले ना। अब जाहिर है ईद है, मौका ही कुछ ऐसा है कि लोग मिलना चाहते हैं, तो मैं बार बार इस मौके पे ये कह रहा हूँ कि अपनी जो करीबी तरीन फैमिली है उस तक अपने आप को महदूद रखें मिलने में। ईद मिलन पार्टियाँ ना करें, बहुत ज़्यादा घूमे फिरे नहीं। जो तफरीह के मकामात हैं उनको वैसे ही ब्लॉक कर दिया गया। तो अगर हम ये कुछ इक़दामात ले लें तो एक रिस्ट्रिक्टेड सी ईद मना के इंशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इसके बाद फिर हमें बेहतर दिन नज़र आने शुरू होंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, शहरों में इन्फेक्टिविटी रेट इस वक्त ज़्यादा दिखाई दे रहा है अर्बन एरियाज़ के अंदर बनिस्बत जो फार फ्लंग एरियाज़ हैं। अब ईद के अय्याम में बहुत सारे लोग अपने घरों को वापस लौटे हैं, तो क्या इससे ये भी तासुर लिया जाए कि खुदा न खास्ता ये जो इन्फेक्टिविटी रेट यहाँ ज़्यादा है वो अब दीगर इलाकों में, देहात में भी जाएगा और ये स्प्रेड होगा इसके बाद? अब ये फिक्र रहती है जी। इसी वजह से जो लॉन्गर डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन है उसको कुछ कर्टेल किया गया, उसको बहुत बंद नहीं कर सकते। हमारे मुल्क का स्ट्रक्चर ऐसे नहीं कि आप लोगों को कैद कर दें कि आप एक शहर से दूसरे नहीं जा सकते। दुनिया में ऐसे ममालिक हैं जहां एक सूबे से दूसरे जाने में या एक शहर से दूसरे जाने में भी लोगों को परमिट्स और इजाज़तें चाहिए होती हैं, लेकिन हमारा वो सोसाइटल स्ट्रक्चर नहीं, तो हम उस तरह की रिस्ट्रिक्शंस नहीं डाल सकते थे। तो हमने उसको कम करने की कोशिश की है और वबा के फैलाव में यही होता है कि आपने बीमारी की कमर तोड़नी होती है, उसको मुकम्मल तौर पे ख़त्म करना तकरीबन नामुमकिन होता है, लेकिन अगर आप फैलाव को कम कर दें तो शायद ये चीज़ बेहतर हो जाए। लेकिन ये बात आपने ठीक कही है कि ये ख़तरा या खदशा रहता है कि इस मूवमेंट की वजह से कहीं एक जगह से दूसरी जगह बीमारी ट्रांसफ़र ना हो। अच्छा डॉक्टर साहब, हालिया अफगानिस्तान पे तो ट्रैवल बैन इम्पोज कर दिया है, दीगर किन कंट्रीज़ पर ये बैन इम्पोज है या इरादा रखते हैं? क्योंकि हमारे यहाँ एक स्टडी कह रही है कि यूके स्ट्रेन जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा है, प्रोमिनेंट स्ट्रेन इस वक्त यूके स्ट्रेन है। अफ्रीकन की भी बात हो रही थी और फिर हमसाया मुल्क भारत के अंदर जो इस वक्त सिचुएशन है, तो इससे नबरदाज़मा होने के लिए मज़ीद किन कंट्रीज़ के ऊपर बैन जो है उसका इरादा रखते हैं आप? इस वक्त तो जो पॉलिसी चल रही है वो ये है कि हमने जो हमारी कैटेगरी ए कंट्रीज़ थी ना, यानी जहाँ हमारा ख्याल था कि रिस्क कम से कम है, वो कैटेगरी ए फ़िलहाल हमने उसमें हर मुल्क हटा दिया। या लोग कैटेगरी सी में हैं, जिसका मतलब है वहाँ से आमदोरफ्त की इजाज़त ही नहीं है, माँ सिवाय स्पेशल एक्सेप्शन के, वो भी बहुत थोड़ी दी जाती। ज़्यादातर ममालिक को कैटेगरी बी में डाल दिया गया और बी से मुराद ये है कि वो आने से पहले भी अपना टेस्ट कराएं और आने के साथ एयरपोर्ट पे भी हम उनका रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं और अगर वो पॉजिटिव आता है तो फिर उनको हम क्वारंटीन कर रहे हैं। उसमें जो शरह है पॉजिटिविटी की, माँ सिवाय एक आध मुल्क के अलावा ज़्यादातर जगहों से वो 0.1 के लगभग है, 0.15 0.13% के करीब है, यानी 1000 में से एक।
सो इसलिए उसकी तादाद तो कम है, लेकिन ये खदशा हमेशा रहता है। और ये एक और भी मैं जहन में आपको बताता चलूँ बात, कि जिसको लोग यूके स्ट्रेन बोलते हैं, जो B117 है, वो अब दुनिया के दर्जनों ममालिक में प्रिडोमिनेंट स्ट्रेन है। तो आप उसको तो, और पाकिस्तान के अंदर तो वैसे ही वो इस वक्त मेन स्ट्रेन है, तो इसलिए उसको तो आप रोक नहीं सकते इस वक्त। लेकिन जो इजाफी स्ट्रेन्स हैं उनकी रुकावट के लिए हमने कुछ इकदाम लिए हैं, वही जिस तरह की कैटेगरी C मुल्क हैं जहाँ से आप आ नहीं सकते। लेकिन एक चीज़ याद रहे, आपने एक मुल्क चुना जहाँ आपको लगा कि यहाँ ये स्ट्रेन हो सकता है। अब आपके पास ये कोई तरीका नहीं है, और ये किसी मुल्क के पास भी तरीका नहीं है कि उस मुल्क से वो एक तीसरे मुल्क में गया जहाँ में वो नॉर्मली इतना स्ट्रेन नहीं, और वहाँ से उठ के वो आ गया। तो ये जो थर्ड कंट्री, फोर्थ कंट्री ट्रैवल है, उसके ज़रिए जब लोग आते हैं तो इसको ज़ीरो करना, इसके इन्फ्लक्स को, वो तकरीबन नामुमकिन होता है। इसको कम किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, जैसे आप फरमा रहे हैं कि यूके स्ट्रेन इस वक्त प्रीडोमिनेंट स्ट्रेन है, लेकिन इसके साथ साथ जो इंडियन स्ट्रेन है या श्रीलंकन स्ट्रेन की बात होती है, अफ्रीकन स्ट्रेन है, उसकी हमारे मुल्क में मौजूदगी से मुताल्लिक आपके पास क्या इत्तलात है? जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन है वो डिटेक्ट हुआ है, और थोड़े नंबर्स में हुआ है, लेकिन डेफिनेटली डिटेक्ट हुआ है। और उसके अलावा हमें इंडियन स्ट्रेन की जो पाकिस्तान के अंदर डिटेक्शन है, उसके बारे में कोई इल्म नहीं है वाज़े तौर पे, और हम इसको टेस्ट करते रहते हैं, यानी हम सीक्वेंस करते रहते हैं रैंडम सैंपल्स लेके। तो अभी तक तो हमारे पास पाकिस्तान के अंदर जो हमने डिटेक्शन की है उसमें ये B117 जिसको यूके स्ट्रेन बोलते हैं, ये 1351 जिसको साउथ अफ्रीकन स्ट्रेन बोलते हैं, और मैं ख्याल एक हमें P1 जिसको ब्राज़ीलियन बोलते हैं वो भी मिला है। अच्छा डॉक्टर साहब, आपका प्रेडिक्टिव मॉडल क्या बता रहा है कि कब तक इस सिचुएशन को कर्टेल करने की पोजीशन में आ जाएंगे हम? मजीद कितना वक्त दरकार होगा कि ये जो अभी जो लाइन ऊपर वर्टिकली बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, हम इसको जो है वो कर्टेल कर लें किसी तरह से? ये जो लाइन है अब थोड़ी सी ऊपर बढ़ने की बजाय थोड़ा सा इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ हमें दिखता है, तो हमें लगता यह है कि अगर हम अपनी प्रेजेंट रिस्ट्रिक्शंस को कुछ मेंटेन कर लें, और बहुत अहम यह है कि साथ साथ हम अपनी जो ऑन गोइंग फर्दर इन रिस्ट्रिक्शंस को रिलैक्स बहुत तेज़ी से ना करें, दो बातें, और तीसरा हम अपने वैक्सीनेशन के अमल को तेज़ करें। ये सारी चीज़ें अगर हम कर लेते हैं तो इंशाल्लाह मुझे लगता है कि इस गर्मियों के आखिर तक इंशाल्लाह हम बेहतर सिचुएशन। ठीक है डॉक्टर साहब, अब वो सवाल देखिए, 12 लाख टेस्ट हुए, लेकिन इसके मुकाबले में जो वैक्सीनेशन है वो 35 लाख अफराद तक पहुंच चुकी है, जो अभी भी स्लो है। और ब्लूमबर्ग ने इस पर स्टोरी भी की कि अगर हम इसी पेस के साथ चलेंगे तो हमें करीबन को 10 साल दरकार होंगे। इसके बावजूद डॉक्टर साहब, अभी जो हमारे पास एस्ट्राजेनेका की कुछ डोजेज आई हैं चीन की तरफ से, उस पर ये फैसला नहीं हो सका कि 40 साल से कम उम्र के लोगों को भी ये डोजेस लगना शुरू हो जाएगी। तो अभी क्या सोच रहे हैं आप कि 40 साल से ऊपर के लोगों को ही ये जो है वो फैसिलिटी मौजूद होगी, या 40 साल से कम लोगों को भी वैक्सीनेशन डोजेस ओपन करने से मुताल्लिक आपको फैसला ले चुका है? मैं बताता चलता हूँ जी। पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने सवाल इस बार इस डिटेल में पूछा। उसकी वजह यह है कि इस पर बहुत मिस इन्फॉर्मेशन फैली हुई है, तो बहुत अच्छा मौका है इस बात को क्लियर करने का। पहली तो बात यह है कि जो ये वैक्सीन है, जो ब्लूमबर्ग ने एनालिसिस किया, वो अनफॉर्चुनेटली इतनी बड़ी पब्लिकेशन का इतना अजीब सा एनालिसिस था। आप ये देखिए कि जब आप किसी प्रोसेस को शुरू करते हैं तो उसकी शुरू के जो नंबर्स होते हैं बहुत थोड़े होते हैं। एक टाइम था हमारी दिन की 1000 वैक्सीन नहीं लग रही थी, अब पिछले हफ्ते से तकरीबन 2-2 लाख वैक्सीन भी दिन की लगी है। तो वो जो उनका 10 साल का एस्टिमेट था, वो अगर आप बिल्कुल इनिशियल एस्टिमेट को लेके लगाएंगे तो नेचुरली वो एक्सट्रैपोलेट करके आपको कहीं का कहीं ले जाएगा। लेकिन जब एक प्रोसेस को आप चलाते हैं तो वो तेज़ी पकड़ता है, और इस वक्त 2 लाख के करीब भी वैक्सीन लग रही है दिन की, और हम समझते हैं कि इस पेस को 5 लाख पर डे पे ले जाने की ज़रूरत है अगर हमने अपना हदफ मीट करना है। तो अभी भी हम वहाँ नहीं हैं जहाँ हमें होना चाहिए, डेफिनेटली इसको तेज़ करने की ज़रूरत है। हमारी मेन रुकावट क्या थी? हमारी मेन रुकावट थी वैक्सीन की हुसूली। उसमें पहले कोवैक्स ने हमें कहा, लेकिन उनकी वैक्सीन ना आ सकी, उसकी लंबी चौड़ी वजहें, इंडिया को मुसीबत पड़ गई, अपने यहाँ उनके केसेस बढ़ गए, उनकी अपनी जो कैपेबिलिटी थी बनाने की वैक्सीन वो ना हो सकी जो उन्होंने ख्याल कर रखा था या गुमान कर रखा था। बहरहाल ये चीज़ें होती हैं। उसके नतीजे में हमने फिर चीन से मदद ली और उसके साथ उनसे ख़रीदारी भी शुरू की। तो ज़्यादातर अभी तक जो वैक्सीन्स लगी हैं वो हमारी ख़रीदारी के ज़रिए लगी हैं और चाइना से आई हैं। लेकिन जैसे आपने जिक्र किया, अब ये एस्ट्राजेनेका की भी एक खेप पहुंची है 12 लाख डोजेस की, और ये कोरिया से आई है। इसके बारे में बहुत सारे मगरबी ममालिक में कुछ खदशा ये पाया जाता है कि एक सर्टन उम्र से कम, 40 से कम टिपिकली अगर ये लगे, वो भी ज़्यादा ख़वातीन में, तो कुछ क्लॉटिंग देखी गई है, और वो भी मिलियन में एक वाली बात है, लेकिन बहरहाल देखी गई है।
तो उस सूरत में हम भी वो कॉशन अडॉप्ट कर रहे हैं और हमने जो गाइडलाइन इशू की है उसके मुताबिक पाकिस्तान में भी हम ये 40 साल की उम्र से ज़्यादा के लोगों को लगाएंगे जिनके लिए यह ज़्यादा सेफ है। तो डॉक्टर साहब 40 साल से कम उम्र लोगों के लिए वैक्सीन कब दस्तयाब होगी और वो कौन सी वैक्सीन होगी जिसको आप अप्लाई कर सकेंगे 40 साल से कम उम्र के अफराद पर? जी, वो साइनोफार्म भी है, वो कैनसाइनो भी है, वो साइनोवैक भी है। 3 मुख्तलिफ चाइनीज़ वैक्सीन हैं, वो तीनों मुनासिब हैं 40 से कम के लिए भी, और वो इस्तेमाल होगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा मुमकिन है कि इसके अलावा और भी वैक्सीन जो हैं वो अवेलेबल हों, जैसे जैसे होंगी हम आपको बताते चलेंगे, लेकिन बहुत ऑप्शन है, ऐसी बात नहीं कि हम वैक्सीन लगा नहीं पाएंगे। ये ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपके वक्त के लिए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान हमारे साथ मौजूद थे। अभी एक ब्रेक लेंगे जिसके बाद बात करेंगे कि फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम की नई लहर की वजूहात क्या हैं। साहब मामले को उठाएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जुम्मतुल विदा जब पूरी उम्मत मुस्लिमा यौमुल कुदस मना रही थी, फ़लस्तीनियों से इज़हार यकजहती किया जा रहा था, एन उसी वक्त मस्जिद अक्सा को फ़लस्तीनी मर्दों, औरतों, बच्चों और बुज़ुर्गों के खून से रंगीन कर दिया गया। वही मस्जिद अक्सा जहाँ नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंबिया कराम की इमामत की थी, जहाँ शब मेराज अंबिया की सफ़ें बिछी थी, उसी मस्जिद अक्सा में निहत्ते नमाजियों पर गोलियों की बौछार की गई, दस्ती बम बरसाए गए, आंसू गैस के गोले दागे गए। खुदाए बुजुर्गो बरतर के हुजूर सरबसज सजदा जो माथे थे, वो जो जबीने थी, जो सरबस सुजूज थी, उन्हें खून से रंगीन कर दिया गया। इसराइली फ़ौज की जानिब से मस्जिद अक्सा पर एन उसी लम्हे हमला किया गया जब वहाँ फ़लस्तीनी मुसलमान नमाज अदा कर रहे थे। मस्जिद के दरवाजे तोड़कर नमाजियों पर हमला हुआ। आखिरी इत्तलात आने तक 300 के करीब फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। सिर्फ मस्जिद अक्सा ही नहीं बल्कि शेख जारे का सारा इलाका इस वक्त शदीद कशीदगी का शिकार है। सिर्फ इसराइली फौजी ही नहीं बल्कि सेहूनी इंतहा पसंद भी मुसलमानों पर हमलों में मुलव्वस हैं। आज फ़लस्तीनी मुसलमानों को शेख जारे के इलाके में सेहूनी इंतहा पसंद, जिन्होंने फ़लस्तीनियों को अपनी ज़मीन से बेदखल किया है, बाद सैकड़ों सेहूनी इंतहा पसंद मस्जिद अक्सा के मरकज़ी दरवाज़ों पर खड़े रहे ताकि निहत्ते मुसलमानों पर धावा बोल सकें। मुसलमानों पर मुसलसल 4 घंटों तक वेशियाना तशद्दुद किया गया। रमज़ान मुबारक के अवाइल में शुरू इस तशद्दुद की इस लहर में गुज़श्ता 3 दिन से ख़तरनाक तरीन इजाफा देखा जा रहा है। फ़लस्तीनी हिलाल अहमर के मुताबिक आज के मस्जिद अक्सा के सेहूनी हमले में 305 अफराद ज़ख्मी हैं, जिनमें से 7 की हालत इंतहाई क्रिटिकल है। सवाल यह है कि इस बार फ़लस्तीनी अवाम पर मज़ालिम में शिद्दत क्यों आई है? फ़लस्तीनी अवाम का कसूर क्या है? यहूदी आबादकारों ने मशरक़ी यरूशलेम के इलाके शेख जारे में फ़लस्तीनी ख़ानदानों के ख़िलाफ़ क्या किया है? यहाँ फ़लस्तीनी ख़ानदान कई दहाइयों से मुकीम हैं। सेहूनी नस्ल परस्त मुसलमानों को उनके अपने घरों से बेदखल करना चाहते हैं। इसराइली तंजीमों ने फ़लस्तीनी अवाम को जबरी बेदखल करने का मुतालबा भी किया है, जिसके खिलाफ मुजाहरे हो रहे हैं। ये इलाका 1967 की जंग से कबल उर्दन का हिस्सा था। इसराइली तसल्लुत के बाद इस इलाके के मुसलमानों पर जबर तशद्दुद की भयानक तारीख लिखी जा रही है। यहूदी आबादकारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2020 के आगाज़ से इसराइली अदालतों ने 36 फ़लस्तीनी ख़ानदानों को उनके घरों से इनखला का हुक्म दिया कि उन घर से निकल जाएँ। और इन ख़ानदानों में जो मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, शेख जारे का एक प्रोमिनेंट एरिया शामिल है, तकरीबन 165 अफराद शामिल हैं अगर इन इलाकों के कुल अफराद को शामिल किया जाए, जिनमें से 20 बच्चे हैं। बहुत सारे अफराद को बगैर मुआवजा या मुतबादिल रिहाइश देने के बदले बेघर होने का ख़तरा है। लेकिन ये ख़ानदान भी भारी कानूनी फ़ीसों के बोझ तले दबे हुए हैं। इन ख़ानदानों की मुल्क बदरी बड़े पैमाने पर इंसानी अलमिये को जन्म दे रही है। गुज़श्ता 3 दिन के दौरान मस्जिद अक्सा और शेख जारे में खेली जाने वाली खून की होली इस अलमिये की इब्तदा है। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने भी फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार यकजहती करते हुए आलमी बरादरी से मसले के देरपा और पुरअमन हल का मुतालबा किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने भी इसराइली इक़दामात की मज़म्मत की है। इंसानी हुकूक़ की तंजीमें भी इसराइली इक़दामात के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज दिखाई दे रही है। लेकिन मस्जिद अक्सा और मशरक़ी अल कुदस से आने वाली वीडियोज़ और तस्वीर इंतहाई तकलीफ़ दें हैं। अगर प्रोड्यूसर साहब वो वीडियोज़ दिखा सकें, गोलियों की घन गरज है, आंसू गैस की शेलिंग है और गैर कानूनी गिरफ्तारियों के बावजूद फ़लस्तीनी अवाम पुरअज़्म दिखाई दे रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि वो अपना हक लेने में कामयाब हो जाएंगे। मस्जिद अक्सा के सैन में इसराइली गोलियों और बमों के टुकड़ों से मस्जिद अक्सा का मॉडल बनाकर फ़लस्तीनी अवाम अपने अज़्म में कामयाबी के लिए पुरुम्मीद दिखाई देते हैं। आज भी फ़लस्तीनी बच्चे इसराइली टैंकों के सामने खड़े हो जाते हैं और खड़े होकर कहते हैं कि मेरे तन के ज़ख्म न गिन अभी,
मेरी आँख में अभी नूर है, मेरे बाजुओं पे निगाह कर, जो गुरूर था वो गुरूर है। तुझे नाज जोशे गज़न पे है, मुझे नाज अपने बदन पे है, और यही नामा बर है बहार का, जो गुलाब मेरे कफन पे है। बेड़ियों में जकड़े हुए ये लोग हैं, लेकिन ये जंजीरें भी की चमक और चेहरे की मुस्कुराहट नहीं छीन सकी हैं। इस वक्त फ़लस्तीनी अवाम उम्मत मुस्लिमा की तरफ देख रहे हैं। उनकी कुर्बानियाँ 1.5 अरब मुसलमानों की ज़मीर पर दस्तक दे रही हैं कि उनकी ज़मीनों पर इसराइली कब्ज़ा कब ख़त्म होगा। सवाल किया जा रहा है उनके मसाइल कैसे कम होंगे, उन पर ढाए जाने वाले मजालिम कब थमेंगे। यकीनन मुस्लिम ममालिक को मिल बैठ कर मसले का देर पा हल सोचना होगा, ढूंढना होगा, अक़वाम आलम के सामने रखना होगा। अपना असर व रसूख इस्तेमाल करते हुए फ़लस्तीनी अवाम को इस जहन्नुम से निजात दिलाने के लिए कोशिश भी करना होगी। ये तो था आज का दस्तक। आपसे मुलाकात होगी इंशाअल्लाह कल। अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।